हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। ये काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ नीट के ऑल इम्पोर्टेंट PYQs और उसके रिलेवेंट क्वेश्चंस। अब आओ शुरू करें। सबसे पहले काइनेमेटिक्स देखो, इस लेक्चर को जिस करूँगा, आओ शुरू करें। सबसे पहला काइनेमेटिक्स क्या है। देखो काइनेमेटिक्स अब बहुत डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ, अगर मैं सिंपल से शब्दों में कहूँ तो इट इज़ स्टडी of motion without considering the cause, without considering the cause। मतलब मोशन की स्टडी होगी और फोर्स रिलेटेड कोई बात यहाँ पे नहीं होगी। मतलब जनरली यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना। तो फोर्स वगैरह यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा। यही होती है काइनेमेटिक्स की पहचान। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक ज़रा बातें करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है रेस्ट एंड मोशन क्या है ना। देखो अगर कोई भी चीज़ अगर मोशन में है, तो आप कैसे बोलोगे कि वो मोशन में है। तो कोई बॉडी या कोई पार्टिकल अगर मोशन में है तो वो मोशन में तब कहलाया जाएगा जब समय के संग उसकी पोजीशन चेंज होगी। क्या होगी? समय के संग जब इसकी पोजीशन में चेंज आएगा। इफ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के संग अगर इसकी पोजीशन में चेंज आता है तो वो बॉडी मोशन में कहलाई जाएगी, अदरवाइज इट इज़ एट रेस्ट। नई बात क्या है? सिंपल है ना। अब नई चीज़ क्या है? नई चीज़ ये है कि जो मोशन है या रेस्ट है ना, ये मोशन, बॉडी का मोशन में होना या रेस्ट पे होना, ये एक रिलेटिव टर्म होता है, या फिर ये रिलेटिव है टू ऑब्जर्वर, रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। अब क्या मतलब हुआ इस लाइन का? आओ इस लाइन को समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो ये एक लिफ्ट है ना, और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ को जा रही है v स्पीड से। और मान लेते हैं इस लिफ्ट में दो बंदे हैं, एक A और एक B, और एक बंदा और है जो ग्राउंड पे है, इसको C बोल देते हैं। अब जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ को जाएगी, है ना, तो जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ को जाएगी तो A वाले बंदे को अगर B देखेगा तो A रेस्ट पे है विथ रिस्पेक्ट टू B, या B रेस्ट पे है विथ रिस्पेक्ट टू A। लेकिन अगर इन दोनों को C देखता है तो C के लिए दोनों बंदे क्या हैं? मोशन में हैं। तो किसी बॉडी का मोशन में होना या रेस्ट पे होना ये डिपेंड कर रहा है या डिपेंड करता है कि इसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है ना, या ऑब्जर्वेशन कहाँ से हो रहा है। तो क्योंकि अगर ऑब्जर्वेशन C के रेस्पेक्टिवली माना जाए तो A और B दोनों मोशन में हैं, दोनों मूव कर रहे हैं v स्पीड से, है ना। तो इस समय ये बॉडी मोशन में मानी जाएगी C के रेस्पेक्टिवली, लेकिन A के रेस्पेक्टिवली B और B के रेस्पेक्टिवली ये दोनों ही किस में हैं? रेस्ट में। तो बॉडी का मोशन में होना या रेस्ट पे होना ये सारा डिपेंड करता है कि उस बॉडी को ऑब्जर्व कौन कर रहा है और कहाँ से कर रहा है। आओ इस चीज़ के ऊपर एक और छोटा सा डिस्कशन करते हैं। इस ऑब्जर्वर के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। बच्चे, जो ऑब्जर्वर होता है, ये जो ऑब्जर्वर है ये एक्चुअली आपका रेफरेंस फ्रेम होता है। रेफरेंस फ्रेम, अब रेफरेंस फ्रेम कहूँ या ऑब्जर्वर कहूँ एक ही बात है। तो रेफरेंस फ्रेम का मतलब जहाँ से चीज़ों को ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब अगर कुछ नहीं कहा गया हो तो ये रेफरेंस फ्रेम हमेशा ग्राउंड माना जाता है। ठीक है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो रेफरेंस फ्रेम हमेशा ग्राउंड माना जाएगा। अब ये बात बड़ी खटकती है उन बच्चों को जो पहली बार या फिर जिनको काइनेमेटिक्स का उतना ज्ञान नहीं है। आओ जरा मैं एक छोटे से एग्जांपल से और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यही एग्जांपल मैं यहाँ पे फिर आपको समझाता हूँ। ये वो लिफ्ट है जिसको मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हुए चल रहा हूँ, है ना, और ये वो ऑब्जर्वर है, या उसको और ऐसे करके समझो, आप इसको इस तरीके से समझो। ये वो लिफ्ट इसकी स्पेस में पोजीशन है x, y और z कोऑर्डिनेट से इसकी पोजीशन को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, और ये रहा ग्राउंड पे वो ऑब्जर्वर।
अब इस ऑब्जर्वर को हम रेफरेंस फ्रेम मानते हुए चल रहे हैं, तो इसकी पोजीशन को सेट कर देते हैं ओरिजिन पे, मतलब इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0 0, है ना। अब ये लेफ्ट ऊपर की तरफ को जा रही है, या फिर ये पार्टिकल ऊपर नीचे इधर उधर जहाँ भी जाना चाह रहा है या जहाँ भी जा रहा है, तो इसको ऑब्जर्व कर रहा है ये ऑब्जर्वर। अब ये ऑब्जर्वर का मतलब ये हुआ कि मैं इसको कहाँ से देख रहा हूँ, तो मैं इसको जहाँ से भी देख रहा हूँ वही बनेगा आपका ऑब्जर्वर, और वही कहलाया जाएगा रेफरेंस फ्रेम, और ये होगा क्या, ओरिजिन। तो इन जनरल ये हमेशा कहाँ रहता है, ओरिजिन पे रहता है। अब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, या 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, क्या हो सकता है। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि जब ये बॉडी मूव करे या ये पार्टिकल जब मूव करे, तो हो सकता है एक्स वाई जेड में से सिर्फ एक चेंज हो। मतलब पहली पॉसिबिलिटी ये है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, कि ओनली एक्स चेंजेस, ओनली एक्स चेंजेस, सिर्फ एक्स चेंज हो, है ना, और वाई और जेड कांस्टेंट रहें, या फिर एक्स और वाई दोनों चेंज हों, दोनों चेंज हों और जेड कांस्टेंट रहे, मतलब जेड एक्सेस में कोई मोशन ना हो, या फिर एक्स वाई और जेड तीनों ही चेंज हों। अब लेकिन जो ये चेंज आ रहा है ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है, मतलब एक्स चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वाई और एक्स दोनों चेंज हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्स वाई जेड तीनों चेंज हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ऐसा अगर हो, तो अगर पहली पॉसिबिलिटी अगर सिर्फ एक्स चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसका मतलब ये बनेगा आपका 1D मोशन, और यही होगा हमारा पहला चैप्टर या पहला डिस्कशन, है ना। तो पहली सीरीज, इस सीरीज़ में जो पहला डिस्कशन होगा वो 1D मोशन के ऊपर ही होने वाला है। फिर समझ लो इसको, इस पार्टिकल का अगर सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसे मोशन को हम 1D मोशन बोलते हैं, है ना, जिसको आप मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी समझते, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी कहते हो। वहीं अगर एक्स और वाई दोनों चेंज हों तो ये 2D मोशन कहलाया जाता है, जिसमें आप प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन पढ़ते हो। और अगर एक्स वाई जेड तीनों चेंज हों तो इसको 3D मोशन बोलते हैं। अब ये 3D मोशन फिजिक्स में उतना नहीं डिस्कस किया जाता है, तो आपने जो ज़्यादा पढ़ना है वो ये और ये ही पढ़ना है, मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन पढ़ना है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, मतलब सिर्फ एक्स चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब 1D मोशन, मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो कहानी की शुरुआत अब यहाँ से कर रहे हैं, ठीक। चलो, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का फंडा क्या है, पहले इसको ज़रा थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज भी होते हैं। मैं आपको यहाँ पे 2 ग्राफ ज़रा समझाता हूँ, है ना, 2 ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लो ये एक किस्म का XT ग्राफ है, ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा। ये एक XT ग्राफ है और ये लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सेस मैंने यहाँ पे दिखा रखी है, ठीक है। या फिर इसको और सिंपल तरीके से समझ लेते हैं, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से समझते हैं। मान लो ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सेस। एक और ग्राफ मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये एक्स ये वाई, और ग्राफ अगेन कुछ इस तरीके से है। ऐसे मान लो बॉडी यहाँ से यहाँ गई, ये P ये Q, अगेन ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से 1 डायमेंशनल मोशन कौन सा है, तो ये दोनों ही 1 डायमेंशनल मोशन है। तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ से यहाँ जाने में एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं दोनों चेंज, लेकिन ये फिर भी 1 डायमेंशनल मोशन ही कहला जाएगा। क्यों कहला जाएगा? क्योंकि ये सिंगल लाइन सफिशिएंट है इस मोशन को समझाने के लिए। ये एक इकलौती लाइन से हम बता सकते हैं कि बॉडी P से Q मूव कर रही है, तो इसलिए ये 1 डायमेंशनल मोशन ही कहलाया जाएगा। तो अब ये मत सोचना कि एक्स और वाई दोनों ही चेंज हो रहे हैं फिर भी ये 1 डायमेंशनल मोशन क्यों है। तो यहाँ पे एक्स और वाई चेंज हो रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में ये एक्स में चेंज आया और ऊपर गया ये वाई में चेंज आया, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने के लिए सिर्फ एक लाइन काफ़ी है, या सिर्फ एक लाइन से हम बता सकते हैं कि बॉडी P से Q में गई। तो क्योंकि
ये एक लाइन सफिशिएंट है बताने के लिए कि मोशन बॉडी का पी से क्यू में हो रखा है, तो इसलिए ये अभी भी वन डायमेंशनल मोशन ही कहलाया जाएगा। तो एक्स और वाई दोनों के चेंज होने के बावजूद भी ये वन डायमेंशनल मोशन है। इसको एक न्यूमेरिक वैल्यू से भी समझ सकते हो। मान लो बॉडी आगे गई 3 और ऊपर गई 4, तो उसका मतलब यहाँ से वो यहाँ तक कितना डिस्प्लेस हुई होगी, 5 डिस्प्लेस हुई होगी। तो मतलब ये 5 सफिशिएंट डेटा है ये बताने के लिए कि बॉडी का मोशन वन डायमेंशन में हो रखा है, तो इसलिए ये वन डायमेंशन मोशन ही कहलाया जाएगा। तो कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो खैर वन डायमेंशन मोशन है ही। और इसमें सबसे पहला जो आता है वो आपकी बुक्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। अब इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ग्राफ से हम एक ही बार में समझ लेते हैं। मान लो कोई एक पार्टिकल है जो ए पॉइंट पे है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई और वो ए से बी गया। अब जब वो ए से बी गया, मान लेते हैं वो ये वाला पार्ट ट्रेस करते हुए गया, ये वाला पाथ, मतलब सी से होते हुए वो बी तक पहुंचा। तो इस ग्राफ में जो ए सी बी होगा ये बनेगी इसकी डिस्टेंस, और ए से लेके बी तक की जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब ए बी डिस्टेंस, ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट। यही आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। तो 11th में भी यही चीज़ है, कोई नई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो दिस इज़ योर डिस्टेंस, मतलब टोटल लेंथ कवर्ड, और ये हो गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो बनेगी डिस्प्लेसमेंट। अब क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट पहली चीज़, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, और अगर 0 है तो पार्टिकल रेस्ट में है। वहीं डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी 0। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकता है। अब ये पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 का क्या फंडा है, एक बार इसको ज़रा जल्दी से समझ लेते हैं। मान लो कोई पार्टिकल है, वो ए से बी गया और ए से बी जाने में इसने 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। अब बच्चों यहाँ पे होता है एक साइन मेथड, है ना, या इसको साइन कन्वेंशन भी कहते हैं। ये एप्लीकेबल सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए होता है। अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वो अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो उसको आपने पॉजिटिव लेना है, वहीं अगर वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो उसको आपने फिर नेगेटिव लेना है। ऊपर की तरफ को जा रही है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ को आ रही है तो वो नेगेटिव। इसको आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे जब मोशन इन अ प्लेन पे आएंगे। तो हाल फिलहाल के लिए अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बॉडी जा रही है तो वेक्टर क्वांटिटी वो पॉजिटिव होगी, और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है तो फिर वो नेगेटिव होगी। अब क्योंकि आप 1D पढ़ रहे हो तो इतना ही बहुत है आपके लिए। अब ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। अब मान लेते हैं कि बॉडी ए से बी गई और फिर बी से ए आई। तो जब ए से बी गई होगी और बी से ए आई होगी, तो जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी होगी वो 10 + 10 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर की करी होगी। और वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि ए से बी और बी से ए जाने में इसकी डिस्टेंस कितनी इसने ट्रैवल करी है, तो डिस्टेंस हो गई 20 मीटर। और मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, मैं साइन मेथड के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो ये यहाँ से यहाँ गई 10 मीटर, मतलब +10 वेक्टर क्वांटिटी है, साइन रखना पड़ेगा, साइन मेथड लगाना पड़ेगा। अब बी से ए आई, अब क्योंकि बी से ए आई है तो अब ये इस तरीके से आ रहा है, तो कन्वेंशन ये है कि इधर की तरफ को जाने वाली चीज़ नेगेटिव मान ली जाती है। तो मैं इसमें प्लस करूँगा -10, तो इस सिचुएशन में ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 0 के बराबर। तो बस यहीं से क्लियर होता है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकता है। ये पहली बात। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझने का वो ये है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी। मतलब कभी ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो जाए। तो डिस्टेंस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये दूसरा पॉइंट हो गया, और इसमें ज़्यादा डिस्कशन और कुछ नहीं हो सकता है। ये तो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इसमें एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि बॉडी एक सर्कुलर पाथ को ट्रेस कर रही है।
कोई बॉडी है या कोई पार्टिकल है, इस सर्कुलर पाथ को ट्रेस कर रहा है। तो आपसे कह रहा है कि जब वो इस सर्कुलर पाथ को ट्रेस करेगा तो 1/4 इस सर्किल का अगर वो 1/4 पार्ट कवर कर रहा है ना, तो 1/4 पार्ट अगर वो कवर कर रहा है तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ये आपसे पूछा हुआ है, या इसका रेशियो आपसे पूछ सकता है। तो अगर ये 1/4 पार्ट कवर करेगा इस सर्कुलर ट्रैक का, तो मान लो वो यहाँ से चला है ना, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, और 1/4 का मतलब इसका 1/4 1/4 पार्ट, तो 1/4 फिर इसका यहीं पे होगा, ये इसकी हो गई फाइनल पोजीशन। अब यहाँ से यहाँ जाने में डिस्टेंस कितनी इसने ट्रैवल करी है, तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो पूरा सर्किल अगर कवर करता तो ये 2πr डिस्टेंस कवर करता, जो इसके सरकमफेरेंस के बराबर होता है। अब क्योंकि ये 1/4 पार्ट कवर कर रहा है तो इसका मतलब वो इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी 2πr का 1/4, मतलब 1/4, दैट इज इक्वल टू πr/2, ये हो गई डिस्टेंस। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर इसका रेडियस r मान लिया जाए तो ये भी r होगा। तो इसका मतलब विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, और ये डिस्टेंस आपको पता ही होगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कितनी आएगी, r√2 के बराबर आएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका रेशियो पूछ लेते तो इसको इससे फिर डिवाइड कर देना चाहिए था, है ना। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट खत्म। बाकी इसमें नीट के रेस्पेक्टिवली यहाँ से क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे गए हैं, ना यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन कोर कॉन्सेप्ट बनता है कि इससे क्वेश्चंस आएँ। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो हम चालू करने जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से ये पहला टॉपिक है, क्योंकि मैं नीट के PYQs यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस है उसी के रेस्पेक्टिवली ज़्यादा बातें होंगी, तो उसको मैं अपना टॉपिक नंबर 1 मानते हुए चल रहा हूँ अब, दैट इज़ एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। अब बहुत ज़्यादा थ्योरी समझने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, 9th में पढ़ के हुए आ रखे हो आप इसको। तो अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है और एवरेज स्पीड क्या होती है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो बच्चों देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, बस एक ही बात है रखना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन, ये हो गई एवरेज स्पीड। वहीं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी के मिले मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा हूँ, उसी फॉर्मूले के ऊपर वर्कआउट करेंगे। ये होगा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, बस इसके आगे पीछे कुछ नहीं सोचना जब तक आप 1D पढ़ ले हो। इनफैक्ट 2D में भी मैं इसी को यूज़ करूँगा, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम। अब एक और बात यहाँ पे समझ लेनी चाहिए, इसमें काम आएगा हमारे बच्चों। यहाँ पे आप यूनिफॉर्म मोशन को आप समझ लो, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यहाँ बहुत यूज़ करने वाले हैं हम इसका, ये या फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे हैं मेरे पास। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन का पहला मतलब याद रखो कि वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे कांस्टेंट होगी। पहली बात, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन उसका 0 होगा, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, डायरेक्शन उसका फिक्स होगा, मतलब वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती है। चौथी बात, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, इन दोनों को आप सिंपली v/t से निकाल सकते हो। अब आप v को वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, इस पर्टिकुलर केस में दोनों ही सेम रहने वाले हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन 0 होता है, डायरेक्शन फिक्स होता है, मतलब इसका डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, अब मॉड क्यों लगा रखा है, क्योंकि मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू से यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाह रहा हूँ, तो इसलिए ये मॉड लगा रखा है। तो हमारा ताल्लुक यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू से है, तो इसलिए ये मॉडलेस साइन लगा रखा है। डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों के लिए आप v/t लगा सकते हो। अब v क्या है, उसको आप इस पर्टिकुलर केस में चाहे स्पीड मानो चाहे वेलोसिटी मानो,
दोनों बातें एक ही होंगी इस पर्टिकुलर केस में, हमेशा नहीं। अच्छा एक बात और, मान लो कोई बॉडी है सर्कुलर पाथ को ट्रेस कर रही है, इसकी स्पीड फिक्स है, एक ही स्पीड से मूव कर रही है, तो क्या एक यूनिफॉर्म मोशन है? नहीं, ये यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज होते जा रही है। तो इसलिए सर्कुलर पाथ जैसा मोशन कभी भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता है। तो उसके लिए सिर्फ इतनी कंडीशंस हैं, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, इसको लास्ट तक याद रखना जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे। आओ बढ़ें आगे और कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। आओ देखो क्या कहता है। ये कहता है व्हीकल travels half the distance with speed v, with speed v, and remaining half with speed 2v. Find its average speed. Find its average speed. मैं बार बार ऑफ स्क्रीन इसलिए हो रहा हूँ, बस चेक करने के लिए कि डेटा पूरा कैप्चर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो क्वेश्चन है व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड रिमेनिंग हाफ विद स्पीड 2v, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो आपसे एवरेज स्पीड यहाँ पे पूछी हुई है। अब देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना, जब भी आपसे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी अगर पूछी हुई हो तो आप ये चेक कर लिया करो कि आपने एज्यूम किसे करना है ना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे एजम्पशन। तो अगर आपका एजम्पशन सही होगा तो आपका कैलकुलेटिव पार्ट बहुत ईजी हो जाएगा। आओ शुरू करें। तो एवरेज स्पीड पूछी हुई है, तो एवरेज स्पीड को तो भैया हमें एवरेज स्पीड के लिए तो एक ही फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। अब क्या सोचना चाहिए, व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड रिमेनिंग हाफ विद स्पीड 2v। तो सिंपल है। अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं। मान लो बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँची, ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये इसकी फाइनल। अब एक तो ये हो सकता है कि मैं इसको d मान लूँ। अब अगर मैं इसको पूरे को d मानता हूँ तो कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा आपका बढ़ सकता है। तो इसको d मानने के बजाय मैं एक काम करता हूँ, इस टोटल डिस्टेंस को 2d मान लेता हूँ। अब इसको 2d मानने से फ़ायदा ये होगा कि जो हाफ डिस्टेंस है वो d बन जाएगी और रिमेनिंग हाफ भी d बन जाएगी। अब ये डिस्टेंस ट्रैवल हो रखी है v स्पीड से और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस ट्रैवल हो रखी है 2v स्पीड से। अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम है t1 और यहाँ से यहाँ तक का टाइम है t2 और हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला हमारे सामने है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये हो जाएगा 2d, टोटल टाइम टेकन हो जाएगा t1 प्लस t2। तो 2d को ऐसे ही रहने दो। अब क्योंकि d t आपने सब अपने आप एज्यूम कर रखा है तो d और t आपका कटना चाहिए। तो t1 की जगह तो लिख देते हैं यहाँ से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो ये आ जाएगा d बाई वी और ये आ जाएगा d बाई 2v। अब इसको आपने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे आपको आपका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। पहले तो ये d निकाल दो, ऊपर है 2, नीचे है 1 बाई वी। मैं कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा 1 प्लस 1 बाई 2। तो एक और आधा होता है 3 बाई 2, 2 ऊपर जाएगा। तो फाइनली मेरे ख्याल से कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा 4v बाई 3। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं तो जो भी आप एज्यूम कर रहे हो वो बहुत स्मार्टली करा करो। जितना स्मार्टली करोगे उतना आपके लिए कैलकुलेशन पार्ट ईजी हो जाएगा। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये हल्के हल्के क्वेश्चंस हैं, ये मत सोचना ऐसे ही क्वेश्चन है। थोड़ी देर रुको, अभी तगड़े क्वेश्चंस भी आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पार्टिकल कवर्स half of its total distance with speed v with speed v1 and rest half with speed v2. Find its average speed. Find its average speed. तो वही आपसे एवरेज स्पीड पूछा हुआ है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम। अब देखो फिर वही बात हो गई, हाफ डिस्टेंस एक स्पीड ट्रेवल करी जा रही है, दूसरी हाफ डिस्टेंस दूसरी स्पीड ट्रेवल करे, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन है। तो अगेन डिस्टेंस को मान लेते हैं 2d, हाफ डिस्टेंस हो गई d, रिमेनिंग हाफ भी हो गई d। इसके लिए स्पीड v1, इसके लिए स्पीड v2। तो ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, पुराना ऐसा ही क्वेश्चन है। इसको आप खुद से ट्राई करना, आपको आंसर मिलेगा 2 इंटू v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। इसको खुद से ट्राई करके देखना, हो जाएगा। और जो नेक्स्ट आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंट स्पीड होता है, लेकिन आप सिर्फ इंस्टेंट वेलोसिटी को समझने की कोशिश करो, स्पीड अपने आप बन जाएगी। हाँ, तो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, देखो इसको सिंपल तरीके से मैं आपको पहले समझाता हूँ कि जब भी जो ये वर्ड आता है ना इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब आपसे बातें पूछी जा रही हैं तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब क्या फंडा है इंस्टेंटेनियस का, जब भी आपको कोई इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी चाहिए होती है, एक रूल समझ लो, तो आप क्या करें, आप उसकी एवरेज वैल्यू में या उसकी एवरेज वैल्यू में टाइम की वैल्यू को जीरो अप्रोच करवा दो। कहने का मतलब एक छोटे से टाइम के लिए, इस एवरेज वैल्यू के छोटे से टाइम के लिए जो वैल्यू पूछी जा रही है वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। कुछ इस तरीके से समझो आप, मान लो कोई बॉडी है जो यहाँ से यहाँ मूव करी, ये x इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ तक जब वो मूव करी तो ये x इज इक्वल टू x है, या फिर x तक ये मूव कर गई। तो जब यहाँ से यहाँ तक गई तो जो उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी चेंज इन पोजीशन ओवर, मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा t टाइम, ओवर चेंज इन टाइम। तो ये तो एवरेज क्वांटिटी हो गई। अब अगर मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए पूछ लूँ तो इसका मतलब मैं इस टाइम की वैल्यू को करीब करीब 0 मानते हुए चल रहा हूँ। ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, ये ऐसा एग्जाम्पल है, मान लो ये आपका हो गया घर और ये हो गया आपका स्कूल। आप अपने घर से निकले 2 बजे और स्कूल पहुँचे 3 बजे, या तो स्कूल का टाइमिंग कहाँ है, स्कूल घर से निकले 6 बजे और स्कूल पहुँचे 7 बजे। अब 6 से लेके 7 बजे तक, 6 से लेके 7 बजे तक जो भी आपसे आपकी वेलोसिटी पूछी जाएगी वो एवरेज रही होगी। अब मैं कह दूं कि 6:30 और 35वें सेकंड पे आपकी वेलोसिटी क्या थी, आपकी स्पीड क्या थी, तो मैं आपसे फिर वो इंस्टेंटेनियस पूछ रहा हूँ, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये एक पर्टिकुलर टाइम पे आपसे पूछी जा रही है कि आपकी स्पीड क्या थी या आपकी वेलोसिटी क्या थी। तो ये जो टाइम या छोटे से टाइम के लिए जो आपसे स्पीड या वेलोसिटी पूछी जाती है उसी को हम इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी कहते हैं।
तो मैथमेटिकली उसको लिखने का तरीका क्या होगा कि उसकी जो भी एवरेज वैल्यू रही है उसमें आप उसकी टाइम की वैल्यू को या उसकी टाइम की लिमिटिंग वैल्यू को आप जीरो अप्रोच करवा दो। ये मैथमेटिकली लिखने का तरीका होता है। अब आओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पेसिफिकली इसको समझते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? ये होगी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टाइम अप्रोचिंग टू जीरो ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी थी क्या? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब अगर मैं इसको टाइम को जीरो अप्रोच करा दूँ, मतलब एक छोटे से टाइम के लिए मैं अगर आपसे पूछूं, तो वही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1D पढ़ ले हो तो आप इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई इसकी। तो इसी बात को मैथ्स कहती है, ऐसे कह दो, इसको कह दो dx ओवर dt। मतलब छोटे से टाइम के लिए पोजीशन में जो छोटा सा चेंज आ रहा है, इसी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब अगर इसको ग्राफिकली समझना हो तो ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। तो मान लो ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ आपको दे रखा है, xt ग्राफ दे रखा है, और पार्टिकल A से चला और B तक पहुंचा। तो A से B तक जाने में, A से B तक जाने में ये आया इसका टाइम में चेंज, और ये आया इसकी पोजीशन में चेंज। तो अगर मैं इस पोजीशन को इस टाइम से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगी एवरेज वैल्यू। और वहीं अगर मैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए पूछ लूं, मतलब मैंने कहा भाई मुझे तो इस टाइम के लिए पता करनी है वेलोसिटी, तो जो इस टाइम के लिए वेलोसिटी पता करी जाएगी वही आपकी एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी। पता कैसे किया जाएगा? अब अगर ये पूरा टाइम डेल्टा टी है, तो जो इतना सा टाइम होगा, ये वाला टाइम, ये डी टी बन जाएगा। और इस टाइम में जो पोजीशन में चेंज आया होगा, बॉडी ऊपर की तरफ को जितना गई होगी, वो फिर डी एक्स बन जाएगा। इस डेल्टा एक्स का छोटा सा पार्ट डी एक्स। तो इस डी एक्स को अगर डी टी से डिवाइड कर दो तो फिर ये आपकी इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी बन जाती है। इसको ऐसे भी समझते हैं, अगर मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो जो टेंजेंट लाइन होगी, इसका जो भी स्लोप होगा वो होगा चेंज इन पोजीशन ओवर चेंज इन टाइम। अब क्योंकि चेंज इन पोजीशन ओवर चेंज इन टाइम जो है वो वेलोसिटी होती है, तो उसका मतलब इसका स्लोप क्या बन जाएगा? वेलोसिटी बन जाएगी। ये भी समझ लेना चाहिए अगर आपको नहीं पता है तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो भी होता है वो आपको, उसका स्लोप जो भी होता है वो आपको वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। इसके बारे में आगे जरा डिटेल डिस्कशन करेंगे अभी थोड़ी देर में। आओ जरा पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है, ये कहता है टू कार्स P and Q, टू कार्स P and Q starts from a point, in a straight line, and their position are represented by, तो एक P की पोजीशन दे रखी है AT प्लस BT स्क्वायर, और Q की पोजीशन दे रखी है FT माइनस टी स्क्वायर से, है ना। क्वेश्चन में आपसे पूछता है एट व्हाट टाइम
डू कार हैव द सेम वेलोसिटी, डू कार्स हैव सेम वेलोसिटी, है ना। आओ देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहली चीज़ में ये समझो कि आपको गिवन क्या है, आपसे क्या, आपको पोजीशन दे रखी है ना। तो एक्चुअली ये एक एक्स टी इक्वेशन है। अब क्योंकि ये एक्स टी इक्वेशन, अच्छा एक चीज़ और समझो, हाँ एक छोटा सा रूल मैं आपको समझा देता हूँ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है काइनेमेटिक्स में। चलो उस रूल को ज़रा बाद में समझते हैं, इस क्वेश्चन के बाद समझेंगे। बच्चों यहाँ पे आपको ना एक्स टी इक्वेशन दे रखी है। एक पार्टिकल पी है, एक कार पी है और एक कार क्यू है, दोनों स्ट्रेट लाइन में जा रही है, मतलब 1D मोशन है। अब क्योंकि ये पोजीशन दे रखी है और वेलोसिटी पूछी हुई है, वेलोसिटी नहीं पूछी, टाइम पूछा हुआ है, और टाइम वो टाइम पूछा हुआ है जिनमें दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो फिर सिंपल ही है, बताओ एक्स टी इक्वेशन से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ वी टी इक्वेशन। मतलब पार्टिकल पी की अगर मैं आपसे वेलोसिटी पूछूँ तो मुझे इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो इसका डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए। तो ए टी का डेरिवेटिव आएगा, ए इंटू टी का डेरिवेटिव आएगा ए, और बी टी स्क्वायर का आ जाएगा 2bt। वहीं अगर मैं क्यू की वेलोसिटी पता करूं तो एफ टी का डेरिवेटिव एफ माइनस 2t। तो ये वेलोसिटी ऑफ अ कार पी और ये हो गई वेलोसिटी ऑफ अ कार क्यू। आपसे पूछा है कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए। अब दोनों की वेलोसिटी सेम होने का मतलब वी पी हो जाए बराबर किसके, वी क्यू के। तो बस इन दोनों को कर दो बराबर और यहाँ से टाइम को कर दो एक्सट्रैक्ट। तो a प्लस 2bt इज इक्वल टू एफ माइनस 2t। तो यहाँ से टाइम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जब टाइम निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से f, मेरे पास करा हुआ है f माइनस ए ओवर 2 टाइम्स b प्लस, ये फाइनल आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। आपसे कहता है इफ अ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, आपको एक वीटी इक्वेशन दे रखी है यहाँ सिंपल, और वीटी इक्वेशन दे रखी है एटी प्लस बीटी स्क्वायर। और क्वेश्चन में आपसे कहता है ये किसी पार्टिकल की वीटी इक्वेशन है जहाँ पे ए और बी कोई कांस्टेंट आपको दे रखे हैं, और क्वेश्चन में पूछता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, find distance traveled between 1 second and 3 second। 2 सेकेंड दिया हुआ है, बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड्स। अब बच्चों यहाँ पे मैं कह रहा था वो रूल जो आपको समझना है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको बहुत ध्यान से समझना भी और उसको नोट भी करना। बच्चों पूरी काइनेमेटिक्स में आपको वी टी इक्वेशन मिलेगी, आपको एक्स टी इक्वेशन मिलेगी और आपको ए टी इक्वेशन मिलेगी। ये 3 इक्वेशंस मिलती हैं। जनरली ये 3 इक्वेशन से आपका बहुत बहुत ज़्यादा सामना होने वाला है। अब अगर वी टी इक्वेशन है तो इसको डिफ्रेंशिएट करके, डी फॉर डिफ्रेंशिएशन, आपको ए टी इक्वेशन मिलती है। वहीं इसको इंटीग्रेट करके आपको एक्स टी इक्वेशन मिलती है, आई फॉर इंटीग्रेशन। वहीं अगर एक्स टी इक्वेशन दे रखी है, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो वी टी इक्वेशन मिलेगी, और फर्दर अगर ए टी इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट करोगे तो फिर आपको वी टी इक्वेशन मिलेगी। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे लिख लो, उसको इस ऑर्डर में लिख लो। तो ये हो गई एक्स टी, ये हो गई वी टी और ये हो गई ए टी। तो अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ को आऊँ तो मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा, और अगर नीचे से ऊपर की तरफ को जाऊँ तो मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा। तो एक्स टी से वी टी में आना है तो
डिफरेंशिएशन वी से ए में आना है तो डिफरेंशिएशन, वहीं ए से वी में जाना है तो इंटीग्रेशन, वी से एक्स में आना है तो इंटीग्रेशन। बस इस रूल को आप समझ जाओ। आओ नाउ बैक टू द क्वेश्चन। अब यहाँ आपको किसी पार्टिकल की वी टी इक्वेशन दे रखी है और आपसे कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ बिटवीन 1 and 2 सेकेंड्स। अब डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब ये पोजीशन के बारे में आपसे पूछ रहा है, मतलब आपसे ये एक्स टी इक्वेशन चाहता है। तो अब ये एक्स टी इक्वेशन निकालना है, क्योंकि आपको यहाँ पे वेलोसिटी एज एन फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है और मुझे पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। तो ऑब्वियस है यहाँ से यहाँ आने के लिए मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको पता हो। तो ये है वी टी इक्वेशन। तो सीधे सीधे कर देते हैं। v को मैं लिख सकता हूँ dx/dt। ये अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहा है क्योंकि कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अभी नहीं किया गया है यहाँ पे। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मैं dx को यहीं रहने देता हूँ, at प्लस bt स्क्वायर को ऐसे ले देता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं ज़रा पूरा समझा रहा हूँ, उसके बाद हम फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया करेंगे। तो dt को ले आते हैं यहाँ और इसको कर देते हैं इंटीग्रेट। अब बच्चों जब इंटीग्रेट करते हैं तो दो तरीके हैं, या तो विद लिमिट्स करो या विदाउट लिमिट्स करो। अब क्योंकि यहाँ मुझे लिमिट्स दिख ही रही हैं टाइम की, तो मैं विद लिमिट्स करूँगा। तो यहाँ टाइम की छोटी वैल्यू दैट इज़ 1 सेकेंड या पहली वैल्यू 1, और कहाँ तक जाना है, ये जाना है t = 2 सेकेंड्स तक। अब इसकी लिमिट्स क्या है, इसकी कोई लिमिट दे रखी है। तो मैं ये मान लेता हूँ, मैं कुछ ऐसा मान लेता हूँ कि t = 1 सेकेंड पे बॉडी यहाँ थी और t = 2 सेकेंड पे बॉडी यहाँ पहुँच गई। तो यहाँ से यहाँ आने में इसमें जो चेंज आया वो डेल्टा x का चेंज आया या सिंपली x का चेंज आया। तो इसको हम x मान लेते हैं। अब यहाँ से इसको कर दो इंटीग्रेट, तो ये a t का इंटीग्रेशन बनेगा t²/2, b t² का इंटीग्रेशन बन जाएगा t³/3, और रख दो यहाँ पे लिमिट्स हैं 1 से 2 तक। अब ये लिमिट्स रखनी आपको आनी चाहिए। ये लोअर लिमिट होती है या अपर लिमिट होती है। पहले आएगी अपर लिमिट, मतलब जहाँ जहाँ t है वहाँ आपने 2 पुट करना है, माइनस फिर आएगी लोअर लिमिट। तो t की जगह पे 2 पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 2²/2। 2² का मतलब ऊपर रहेगा 2, तो मेरे ख्याल से ये 2a बनेगा। 2² 4, 4/2 मतलब 2, तो 2a माइनस यहाँ फिर 2 अपर लिमिट रख रहे हो, 2³ 8, 8/3, तो ऐसे ही रह जाएगा। तो b या फिर 8 b/3, ये अपर लिमिट रख दी हैं, माइनस फिर लोअर लिमिट 1 है तो ये a/2 आएगा, प्लस यहाँ पे 1 3 मतलब b/3, ये रख दी लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व करना है तो इतना आप खुद से कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट लिख देता हूँ। ये आ रहा है 3/2a प्लस 7/3b, विच इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिख भी हो, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, करीब हर कॉम्पिटिटिव किताब में या जनरली हर बुक में दिख जाता है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन 1D under the action of constant force
is related to time, is related to time by t is equal to अंडर रूट एक्स प्लस 3। कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल when its velocity is 0 will be वो तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और हो सके तो उसको एक बार पॉज करके खुद से करने की कोशिश करना, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैं शुरू करता हूँ, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो इसका आंसर 0 आ रहा है। अगर आ गया है तो फटाक से वीडियो को स्किप करें, आगे की तरफ को बढ़ें। जिनका नहीं आया वो देखें, ये सब फालतू बातें लिखी हुई हैं, सीधे आ जाओ इस इक्वेशन पे। बच्चों ये इक्वेशन की शक्ल देखो, क्योंकि दो चीज़ों को पकड़ लो, एक वन डायमेंशन मोशन है, दूसरा एक्स टी इक्वेशन दे रखी है। तो फिर वही बात एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। एक्स टी इक्वेशन दी है, अब एक्स टी इक्वेशन से पीछे तो कुछ होता नहीं है, आगे ही जाना है। मतलब आप वी टी इक्वेशन पता कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, बस ये रूल याद रखो। तो एक्स टी से वी टी में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपसे कहा ही है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ जब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई हो, 0 हो गई है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना, ये पार्टिकल 1D मोशन कर रहा है, अब इसकी वेलोसिटी किसी ना किसी टाइम में 0 रही होगी। तो देखा जाए तो वो टाइम ही हमें पता करना है, क्योंकि अगर वो टाइम पता लग जाए जिस समय इसकी वेलोसिटी 0 है, तो फिर एक्स तो आप बड़े आराम से निकाल ही सकते हो। तो जो टारगेट है वो सिर्फ वही है कि इसकी जब वेलोसिटी 0 हुई होगी तो उस समय कितना टाइम लगा होगा इसकी वेलोसिटी को 0 होने में, तो ये कैलकुलेट करना है। तो आप एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा तो इसने डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप देखो तो आपको निकालना है यहाँ पे वो टाइम जिस समय इसकी वेलोसिटी 0 हो गई हो। आओ वो टाइम पता करते हैं जिस समय इसकी वेलोसिटी 0 हो गई हो। 3 बार बोल दिया, चलो कोई। और अब यहाँ पे दे रखा है बच्चों t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। अब देखो ये एक्स टी इक्वेशन जैसी लग रही है, बस इसको जरा एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख दो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए क्या करें, एक्स को एक तरफ करते हैं, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ। तो अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 3 ऐसे लिख देते हैं। फिर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ये बनेगा x और ये बन जाएगा x टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब फिर सीधे इसको स्क्वायर को खोल भी दो, तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t। तो ये अभी ये परफेक्ट एक्स टी इक्वेशन आपको मिल गई है। अब वी टी में आपने जाना है, तो वी टी में जाने के लिए इसको कर दो डिफरेंशिएट टाइम के रेस्पेक्ट में। तो मतलब मैं यहाँ पे dx ओवर dt कर रहा हूँ, जिससे मुझे इसकी वेलोसिटी पता लग जाएगी, मतलब वी टी इक्वेशन पता लग जाएगी। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2t, 9 का हो गया 0, माइनस 6t का हो गया माइनस 6। तो ये आ गई इसकी वी टी इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है ये भी टाइम डिपेंडेंट है। अब क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, अब मुझे पता करना है वो टाइम जिस समय इसकी वेलोसिटी 0 हो गई हो, क्योंकि ये कह ही रहा है कि इसकी वेलोसिटी 0 मान लो। तो जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी उस समय कितना लगा होगा। तो इसको 0 मानते हुए यहाँ से वो t निकाल लेते हैं। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 6 यहाँ, तो t की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3 के बराबर। तो मतलब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है। तो जब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे या 3 सेकेंड के बाद जब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा। तो उसके लिए आप फिर यहाँ पे t की जगह पे 3 पुट कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे t की जगह पे 3 पुट कर देते हैं। जब 3 पुट करोगे तो मेरे ख्याल से ये आएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3। तो आंसर गलत क्यों आ गया फिर। अच्छा सही तो आ रहा है। 9 पे 1 18 0 ठीक।
अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था। तो ये क्वेश्चन बड़ा दिमाग लगाने वाला है। आपसे कहता है द पोजीशन x of a particle with respect to time along a x-axis is given by x is equal to 90 square minus t cube। कहता है what will be the position of particle when it achieves maximum speed in positive x डायरेक्शन। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन को लिखने से पहले मैंने बोला था ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है और बड़ा कोर कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक छिपा हुआ है। हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड पे रखो, कॉन्सेप्ट सीखो। ये कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा मिनिमा का, मैक्सिमा एंड मिनिमा, और ये बहुत यूज़ होगा फिजिक्स में। एंटायर फिजिक्स में बहुत जगह यूज़ होता है, करीब करीब हर चैप्टर में आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 11th में भी और 12th में भी मिलेगा। तो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट ही बेसिकली एप्लीकेशन पार्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस होता है। इनकी मैथ्स है वो इसको मैथ्स में भी सीखेंगे। तो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसके लिए ना मैं आपको एक ग्राफ देता हूँ। मान लो कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो और इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, इस टाइप का ग्राफ है। इसको और इसको ऑब्जर्व करो। इस पॉइंट को मैं a कह रहा हूँ और इसको मैं b कह रहा हूँ। ये y, ये x। फिर समझो y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका ये ग्राफ बन रहा है, बस मान लो ऐसे ही। अब इस ग्राफ में बच्चों 2 पॉइंट खास हैं, या 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको समझने हैं। वो पॉइंट क्या है, वो है एक पॉइंट A और एक पॉइंट B। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप पता है तो बड़ी जल्दी आप समझ जाओगे, नहीं पता है तो फिर आपको पहले स्लोप का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में जो स्लोप होता है ये होता है राइज ओवर रन, है ना। तो जो स्लोप का कॉन्सेप्ट है ये है राइज ओवर रन, मतलब पार्टिकल ऊपर कितना गया और आगे कितना गया। राइज ओवर रन का जो रेशियो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। मतलब ऊपर कितना जा रहा है और हॉरिजॉन्टली कितना मूव कर रहा है, ये रेशियो होता है स्लोप। अब अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका स्लोप 0 होता है फिर, और अगर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है इसका स्लोप अनडिफाइंड होता है। बस ये 2 बातें फिलहाल के लिए समझ जाओ। अब अगर मैं ए और बी पॉइंट की बात करूं तो इस ए और बी पॉइंट पे, इस ए और बी पॉइंट पे, इस ए पे या इस बी पे अगर मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूं
तो इन दोनों लाइनों का जो स्लोप आएगा वो 0 आएगा। तो स्लोप ऑफ ए की अगर मैं बात करूं, ये 0 होगा क्योंकि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस है। और स्लोप ऑफ ए होगा क्या, ये होगा dy ओवर dx, अभी बताया भी था, ये 0 के बराबर है फॉर ए। उसी तरीके से dy ओवर dx फॉर b क्या होगा, 0 होगा। अब चाहे ये पोजीशन हो चाहे ये पोजीशन हो, इन दोनों में आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये ग्राफ इस ए पॉइंट पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, उसी तरीके से इस बी पॉइंट पे ये अपनी मिनिमम वैल्यू ले रहा है। तो चाहे ये मैक्स पे जाए चाहे ये मिनिमम पे जाए, दोनों के लिए या दोनों ही पॉइंट के लिए इनका स्लोप कितना होता है, 0 होता है। बस इसी बात का फ़ायदा आप फिजिक्स में उठाओ, ये मैथ्स की लैंग्वेज से समझा रखा है। अब फिजिक्स के हिसाब से क्या दिमाग लगाएं कि अगर आपको कोई भी इस टाइप का फंक्शन दिया हो और आपसे उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी हो, तो आप सिंपली उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। स्टेप्स ये रहेंगे इसके, आप इसका dy/dx निकाल लो, ये पहला स्टेप होगा। दूसरे स्टेप में आप इसका dy/dx को 0 के बराबर पुट कर दो, मतलब इन दो वैल्यूज़ के लिए कोई हो सकती है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, जैसा ये है या ये है, तो उसका dy/dx निकालने के बाद इसको 0 के बराबर प्लॉट कर दो। और फिर इसके बाद आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, ये एक्स की वो वैल्यू रही होगी जिसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो एक्स की किसी वैल्यू पे वाई की मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी यहाँ पे भी, और एक्स की किसी वैल्यू पे वाई की मिनिमम वैल्यू आ रही होगी। इन्हीं को ही एक्स की वैल्यूज़ को ही हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। वो तब आएगा जब आप dy/dx को 0 पुट करोगे, क्योंकि वाई फंक्शन ऑफ एक्स है, तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू पता लग जाएंगी, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है मैक्सिमा और मिनिमा का, इसी को हम फिजिक्स में बहुत जगह यूज़ करते हैं। आओ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाकी बातें वहीं क्लियर करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको एक्स टी इक्वेशन दे रखी है, बस इतना ही काफ़ी है, दो चीज़ें पकड़नी है। एक एक्स टी इक्वेशन दे रखी है और दूसरा आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, मतलब एक्स ही पूछा हुआ है, लेकिन कब पूछा हुआ है, जब इसकी स्पीड मैक्सिमम हो गई हो। अब स्पीड या वेलोसिटी अगर इसकी मैक्सिमम हो गई हो तो बस वही कॉन्सेप्ट, पहले एक्स टी इक्वेशन दे रखी है तो पहले वी टी इक्वेशन निकाल लेते हैं, और वी टी इक्वेशन निकालने के बाद उस डी वी ओवर डी टी को 0 के बराबर पुट करेंगे। फिर समझो एक्स टी इक्वेशन दे रखी है, तो आपको एक्स टी इक्वेशन दे रखी है 9t² - टी क्यूब, ये एक्स टी इक्वेशन है। तो इससे आप पहले वी टी इक्वेशन निकाल लो। वी टी इक्वेशन का मतलब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 18t - 3t², ये वी टी इक्वेशन आ गई है आपकी। अब ये वी टी इक्वेशन आ गई है, अब आपसे क्या कहा गया है, किसको मैक्सिमम करने को कहा गया है, आपसे वी को मैक्सिमम करने को कहा गया है। अब क्योंकि मैं वी को मैक्स करना चाहता हूँ, अब कुछ बच्चे इसी को ही 0 प्लॉट कर देंगे, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि मुझे वी को मैक्स करना है, अब वी को मैक्स करने का मतलब मैं डी वी ओवर डी टी को 0 के बराबर प्लॉट करूँगा। अगर इसको 0 कर दोगे ये गलत हो जाएगा, ये आप x को मैक्स कर रहे हो। फिर क्योंकि मुझे v को मैक्स करना है तो उसका मतलब मुझे डी वी ओवर डी टी 0 चाहिए होगा। मैंने अभी आपको बताया था उसी ग्राफ में, फिर एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूँ। ये y और x के लिए ग्राफ था। जैसे मान लो y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो क्योंकि मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे फिर dy/dx को 0 पुट करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर v को मैक्सिमम करना है तो मुझे dv ओवर dt को 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो dv ओवर dt 0 का मतलब हो गया कि मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करूँगा और उसको 0 के बराबर प्लॉट कर दूंगा। तो फॉर v मैक्स हमें dv ओवर dt निकालना पड़ेगा और उसको 0 रखना पड़ेगा। अब dv ओवर dt आएगा कितना, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 18 और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 6t। ये आ गया dv ओवर dt और इसको 0 पुट कर दो
अब इसको 0 पुट करने से मुझे वो टाइम पता लग जाएगा जिस समय इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रही होगी। तो यहाँ से अगर मैं टाइम को निकालूँ तो ये 3 सेकेंड आ रहा है। तो क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि मुझे इसकी पोजीशन पता करनी थी, और पोजीशन पता कब करनी? जब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई हो। और वेलोसिटी को मैक्सिमम करने के लिए मुझे dv/dt को 0 पुट करना पड़ा, जहाँ से मुझे t की वैल्यू मिल गई। और ये जो t की वैल्यू आ रही है यही वो क्रिटिकल पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा था। तो इसको अगर मैं बस एक लगता ग्राफ यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। मान लो ऐसा ग्राफ है, बस एक समझने के लिए बता रहा हूँ। कुछ इस टाइप का ग्राफ है, मान लेते हैं ऐसे ग्राफ है। तो जो ये वाला जो पॉइंट है ये वी.टी. ग्राफ रहा होगा। तो ये जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्स रही होगी। अब किस टाइम पे मैक्स रही होगी वो पता कर लिया हमने। तो जो 3 सेकेंड आ रखा है इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रही होगी, और इसी को हम क्रिटिकल पॉइंट बोल रहे हैं। इसका मतलब इस पार्टिकल ने या 3 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हुई होगी, और जब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हुई होगी तो उसकी पोजीशन क्या रही होगी ये पता कर लेते हैं। तो t 3 सेकेंड पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो जब आप t 3 सेकेंड पुट करोगे तो आपको इसकी पोजीशन पता लग जाएगी। तो t को यहाँ पे 3 पुट कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 जा 81, यहाँ t का क्यूब कर दो, मतलब 3 का क्यूब, ये हो गया 27। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो 54 मीटर आ रहा होगा, 54 मीटर। इट विल बी योर फाइनल आंसर। और अच्छा क्वेश्चन है। चलो आज की क्लास को यहीं पे एंड अप करते हैं। बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और वहाँ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी ये लेक्चर नंबर 1 है। अभी इसी के ऊपर 2-4 क्वेश्चंस या फिर कुछ क्वेश्चंस और मैं यहाँ पे कवर अप करूँगा। जो नेक्स्ट आएगा उसमें हम एक्सेलरेशन को इन्वॉल्व कर देंगे, फिर और अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं। उसके बाद फिर इसके ग्राफ्स डिस्कस करेंगे एट द एंड। तो फिलहाल के लिए ओके, बाय बाय।